साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से आपके समक्ष मैं जीएसटी से जुड़ी बहुत सारी इश्यूज को बिंदुओं को मैं करता रहता हूं। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको भविष्य में अपलोड होने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। साथियों आज का विषय है जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसका जो प्रोसीजर है अपील दाखिल करने का। बहुत लोग परेशान हैं, मेरे पे काफ़ी फ़ोन आते रहते हैं, सर इसमें कैसे प्रक्रिया होगी, ये कैसे होगी। तो काफ़ी मेरे वरिष्ठ जन मित्रगण जो अधिवक्ता हैं वो जीएसटी की अपील दाखिल कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि जीएसटी के अपीलेट ट्रिब्यूनल के पोर्टल पे अपील को अपलोड करना इस समय कठिन कार्य साबित हो रहा है। अपीलों की संख्या काफ़ी लंबित है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि कई प्रोसीजर उन्होंने जो बनाई है, जो प्रोसीजर बनाया इसका अपीलेट में, वो थोड़ा टिपिकल है, प्रैक्टिकल कम कहा जा सकता है। क्योंकि फिलहाल तो एक हर कोई पैनिक हो रहा है कि मैं 30 जून तक जो पेंडिंग अपील्स हैं 17-18 से लेकर अब तक की अपलोड कर दूं, क्योंकि समय अब मात्र 6 दिन का बचा है। वैसे काफ़ी संस्थाएं डेट बढ़वाने के लिए लगातार ज्ञापन भेज रही हैं, पत्र भेज रही हैं, पत्र भेज के अनुरोध किया है। तो इस बारे में हमारे जो चेयरमैन हैं जीएसटी एटी के प्रिंसिपल पीठ के जो चेयरमैन हैं माननीय संजय कुमार मिश्रा, रिटायर्ड जस्टिस, उन्होंने भी काफ़ी गंभीरता से लिया है और इस बारे में लगातार बैठक करके, कमेटी की बना करके बैठक करके, जैसे 23 मई को बैठक करी, 29 मई को बैठक करी, फिर 1 जून को बैठक करी। इसमें मेंबर्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, एनआईसी के वरिष्ठ सलाहकार हैं, उन लोगों ने भाग लिया और कुछ संशोधन के लिए, सुधार के लिए जो न्याय मंत्रालय है, तो जीएसटी 80 विधि न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उनको रिकमेंडेशन दी है। और चूंकि जीएसटी नियमावली जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल बनाती है, तो दोनों ही मंत्रालयों का एक अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों को ही आपस में ट्विनिंग बना करके काम करना होगा। लेकिन मैं आज जो बता रहा हूँ आपको, वो जीएसटी अपील के जो प्रोसीजर है उसके बारे में, जो नियम बनाए गए हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं आपसे पहले ही अनुरोध कर दूं कि थोड़ा सी ये प्रोसीजर जो है वो लंबा होगा वीडियो वाला, तो आप जानने के लिए इसको पूरी जरूर देखें ताकि आपको काफ़ी हद तक सुविधा मिल जाएगी और आपको सहायक होगी। जो रूल का नियम रूल 2F में है, अपील दाखिल करते समय प्रमाणित प्रतिलिपि अब विभाग के अधिकारी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भी प्रमाणित की गई हो तो ही मान्य होगी। क्योंकि पहले तो अलग प्रोसीजर था, लेकिन अगर डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने उसको वेरीफाई कर दिया है, सर्टिफाइड कर दिया, तो वो स्वीकार होगी। नियम 15B अधिकरण पीठ के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया अधिकरण पीठ द्वारा घोषित की जाएगी। रूल 21(1) अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अपील की सुनवाई प्रमाणित प्रथम अपील आदेश, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश आदि पर विचार किया जाएगा। सभी संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाएंगे। यदि पोर्टल से जनरेटेड आदेश या अन्य अभिलेख हैं तो उनकी प्रमाणित प्रति दाखिल करना अनिवार्य नहीं होगा, और यदि पोर्टल पर उपलब्ध है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। इसी रूल 21 में सब रूल 2 है, अपील दाखिल करने के लिए नियम रूल 110 सब रूल 5 के तहत अपील जिस आदेश के विरुद्ध दाखिल की जा रही है को ऑनलाइन दाखिल करना जरूरी होगा। दाखिल की गई अपील की प्राप्ति या एक्नॉलेजमेंट पोर्टल से जारी की जाएगी। इसी रूल 21 के सब रूल 6 में रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप से पठनीय होने चाहिए, और जो आप अपील दाखिल कर रहे हैं वो उस पर पेज नंबरिंग अवश्य होनी चाहिए, इंडेक्स बनना चाहिए और ऑनलाइन अपील की जाएगी।
रूल 22 के अंदर अपील दाखिल करते समय सत्यापन करना होगा बात के तथ्य, मतलब ग्राउंड ऑफ अपील, अपील के आधार, बेस ऑफ अपील, एवं जो एनक्लोजर डॉक्यूमेंट्स का सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और सूचनाओं के आधार पर सही होना चाहिए। ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि जब मैं अपील दाखिल कर रहा हूँ, ये मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार और सूचनाओं के आधार पर सही है। ये इस आशय की घोषणा अपीलेट द्वारा APL 05 में की जाएगी। इसकी आइडेंटिफिकेशन अधिवक्ता या कर सलाहकार द्वारा किया जाएगा। अधिवक्ता को ये ड्यूटी बनेगी कि उसका आइडेंटिफिकेशन करे। रूल 23 सब रूल 1 में है, इस आशय के संशोधन की संस्तुति की गई है कि अधिकरण पीठ अपने स्तर से सभी दाखिल डॉक्यूमेंट्स हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में छूट प्रदान कर सकती है। जो चूंकि ट्रिब्यूनल में जो अपील दाखिल करनी थी उसके लिए अंग्रेजी अनिवार्यता की हुई है, जिसके लिए काफ़ी संस्थाओं ने विरोध किया है। मैंने भी एसोसिएशन टैक्स पेमेंट प्रोफेशनल के जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से सब जगह अथॉरिटीज़ को लेटर भेजा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी भेजा था, उन्होंने संज्ञान लिया था। तो उसके लिए अंग्रेजी अनुवाद में छूट प्रदान की जाने की व्यवस्था रिकमेंडेशन की गई है। रूल 24 सब रूल 1 के अंदर अधिकरण स्तर पर दाखिल अपील, प्रार्थना पत्र अथवा अन्य कोई अभिलेख यदि डिफेक्टिव पाया जाता है, रजिस्ट्रार अभ्यर्थी का दोष दूर करने हेतु नोटिस जारी करने के दिन से 15 दिन के अंदर दूर किया जाएगा। मान लीजिए अपील आपने दाखिल करी, उसमें कोई डिफेक्टिव हो गई है किसी कारण से, कोई डॉक्यूमेंट के कारण, तो उसको 15 दिन में उसको दूर करना होगा। रजिस्ट्रार उसके लिए ऑथराइज करेगा। रूल 24 सब रूल 2 में रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित पक्षकार को भूल सुधार अथवा डॉक्यूमेंट के संशोधन हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। मतलब रजिस्ट्रार जो है रेक्टिफिकेशन के लिए पर्सनल हियरिंग भी दे सकता है और अन्य तरह से भी दे सकता है, किंतु यह अवसर उस डॉक्यूमेंट के दाखिले के 45 दिन के अंदर नहीं होगा। मतलब ये कि 45 डेज के अंदर उसको रेक्टिफिकेशन करना होगा आपको। रूल 24 सब रूल 3 में यदि संबंधित पक्षकार द्वारा नियत तिथि तक दोष दूर नहीं किया गया, मतलब डिफेक्टिव जो थी वो दूर नहीं किया गया, तब रजिस्ट्रार अपनी टिप्पणी लिखित रूप में उस पर अंकित करेगा। मतलब आपने 45 दिन निकल जाते हैं और आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो रजिस्ट्रार उसको उस पे जो है रेक्टिफिकेशन न होने की टिप्पणी लिखित में करेगा, अंकित करेगा उस अपील पर। रूल 24 सब रूल 4 के अंदर सक्षम अधिकरण पीठ के समक्ष अपनी टिप्पणी के साथ प्रस्तुत करेगा। पीठ पक्षकार को सुनेगी, अपील पंजीकृत करने हेतु निर्देश जारी करेगी अथवा अपील पंजीकृत करने को अस्वीकार भी कर सकेगी। ऐसी पोजीशन में डिफेक्टिव है तो वो सुनेगा, जो संबंधित पीठ है वो सक्षम जो प्रॉपर पीठ है सुनेंगे, अपील रजिस्टर्ड करने लायक है कि नहीं है उस पर विचार करेगी सुनवाई के समय। रूल 26 में अपील पीठ के निबंधक रजिस्ट्रार अपील अथवा प्रार्थना पत्र में ग्रामेटिकल लिपिकीय त्रुटि, ग्रामेटिकल जो गलतियां हो जाती हैं तो ये अथवा भूल को शामिल कर दिया गया है, भूल से उसको कोई बिंदु शामिल कर दिया गया है ताकि निबंधक अपने स्तर पर में ही अपीलों में सुधार कर सकेगा। मान लीजिए कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, रजिस्ट्रार उसको सही कर सकेगा, इसके लिए छूट दी जाने के लिए सिफारिश हुई है। रूल 29 में है पीठ के समक्ष स्थगन, निर्देश, आदेश, भूल सुधार, अपील दाखिले में विलंब क्षमा, शीघ्र सुनवाई, अपील दाखिल करने वाले आदेश को प्रस्तुत करने में छूट अथवा समय का प्रार्थना पत्र जो लंबित विषयों पर आधारित हो, रेस्टोरेशन या अंतरिम प्रार्थना पत्र, ये सभी सूचनाएं जो फॉर्म नंबर 101 में निर्धारित किए गए हैं उन्हें शामिल माना जाएगा। समस्त निर्धारित फॉर्मेलिटीज अपीलार्थी को पूरी करनी होगी। ध्यान रहे समस्त प्रार्थना पत्र हलफनामे से समर्थित होंगे, उसको आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, जिससे एफिडेविट के द्वारा सपोर्ट होना चाहिए। किंतु अपील स्टेप जो एप्लीकेशन की सुनवाई स्थगन हेतु इंटरलोकेटरी प्रार्थना पत्र के दायरे में अब आवश्यक नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि प्रार्थना पत्रों पर निर्धारित कोर्ट फीस से मुक्ति मिलना संभव हो सकेगा, क्योंकि बहुत सी चीजें की फीस लग रही थी, अर्ली फिक्सेशन है या उस चीज में बहुत सी चीजें ऐसी है, इसमें गवर्नमेंट रिलैक्स देने के लिए संस्तुति की गई है।
रूल 35 में है, दाखिल अपीलों एवं प्रार्थना पत्र अथवा जवाब के विरुद्ध अन्य पक्षकार क्रॉस ऑब्जेक्शन नियमानुसार समय सीमा के अंदर दाखिल किए जाएंगे। मान लीजिए अपील दाखिल कर दी डिपार्टमेंट को, उसमें क्रॉस क्वेश्चन करना है, क्रॉस जवाब देना है, तो उसके लिए समुचित समय सीमा मिलेगी, उसमें दाखिल करना होगा। रूल 36 में अपीलार्थी द्वारा स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जवाब या अन्य कागजात जो डॉक्यूमेंट है निबंधक के समक्ष, रजिस्ट्रार के समक्ष अपीलीय अधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अथवा 1 माह के अंदर या अथवा पीठ द्वारा बढ़ाई गई अवधि के अंदर दाखिल करना होगा। उसके बाद में रूल 37, प्रतिवादी द्वारा अपील का रिजाइंडर अब क्रॉस ऑब्जेक्शन होगा। रिजाइंडर जो लगता है तो क्रॉस ऑब्जेक्शन होगा, माना जाएगा। रूल 38 में है, अधिकरण द्वारा साप्ताहिक अपील वादों की सूची अगले सप्ताह हेतु प्रकाशित की जाएगी। यह सूची, ये जो लिस्ट है, जीएसटी 80 CGR 01 में निर्धारित प्रारूप में होगी। अपीलीय अधिकरण के नोटिस बोर्ड में या जीएसटी अधिकरण पोर्टल पर सप्ताह के कार्य दिवस के तक अगले सप्ताह हेतु प्रकाशित की जाएगी। रूल 39 में है, वादों की नई कॉज लिस्ट या उसके प्रार्थना पत्र अथवा अधिकरण पीठ सदस्य के अवकाश होने पर अथवा किसी अन्य अधिकरण कार्य न कर पा रही हो तो उसी दिन नई हो तो कॉज लिस्ट जारी की जाएगी। मान लीजिए किसी कारण से नहीं हो रही तो कॉज लिस्ट, जैसे सुनवाई नहीं हुई, जज बिजी रहे, जज छुट्टी चले गए, तो कॉज लिस्ट भी उसी दिन जारी की जाएगी। रूल 110 सब रूल 5 में निर्धारित फीस को कम करने हेतु कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इस आशय का निर्णय वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि जो फीस है उससे कम करने के लिए पीठ कोई राइट नहीं है, इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री काम कर निर्णय लेगी। रूल 119 जीएसटी नियम की धारा 112 सब रूल सब सेक्शन 10 के तहत भूल सुधार हेतु अपीलीय अधिकरण के समक्ष दाखिल प्रार्थना पत्र पर कोई फीस नहीं होगी। साथियों, ये मैंने आपको देने का प्रयास किया है, और इसके अलावा जो है और भी इसमें अभी आई हुई हैं, और भी सुधार की उम्मीद कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो साथियों, फिलहाल प्रारंभ में जीएसटी में अपील दाखिल करना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से प्रिंसिपल पीठ ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाया है और सुधार हेतु रुचि ली है और संबंधित मंत्रालय को रिकमेंडेशन दी है, हम कह सकते हैं कि भविष्य में जब अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है रेगुलर हो जाएगा तो बहुत सारी सुविधा मिल सकती है, उसकी उम्मीद की जा सकती है। मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पूरी वीडियो देख ली होगी, सुन ली होगी, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।